हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएस इलेक्ट्रीशियन पर। आज की यह वीडियो वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग कोर्स की 11वें दिन की वीडियो होने वाली है और इस 11वें दिन की वीडियो में हम चर्चा करेंगे सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंतर्गत आने वाले सभी भागों के विवरण के बारे में। तो यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंतर्गत पार्ट्स हैं उनको हमने लिख लिया है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता क्या है। तो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के जिन जिन भागों में विद्युत का संचार होता है उसे सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहते हैं और इसके अंतर्गत आने वाले भाग निम्न हैं, जिनमें से फ्यूज है, वॉश टाइमर है, वॉश सेलेक्टर है, वॉश मोटर है, कैपेसिटर है, बजर है, स्पिन टाइमर है, सेफ्टी स्विच या डोर स्विच है और स्पिन मोटर है। इतनी सारी चीज़ें जो होती हैं वह सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। अब यहाँ पर आपको ये जानकारी रखनी होगी, जितने भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंतर्गत पार्ट्स आते हैं उन पार्टों का काम क्या है और ये पार्ट आखिरकार कहाँ पे लगाए जाते हैं। तो इन सभी पार्टों के बारे में हम बिल्कुल जीरो से चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन सभी पार्टों के बारे में बेहतर तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए हम सबसे पहले पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला पार्ट हमारा है फ्यूज। अब फ्यूज क्या होता है आप सभी लोग जानते होंगे। जब किसी सर्किट को ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करवाना हो तो उसके फेज वाले वायर में या न्यूट्रल वाले वायर में हम फ्यूज का इस्तेमाल कर लेते हैं, ताकि अगर कहीं भी शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड हो तो उस दशा में जो हमारा फ्यूज है वो उड़ जाए, ताकि अन्य सभी वायर और उपकरण बचे रहें। इसीलिए हम फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जिसका प्रयोग हम फेज वाले वायर में करते हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है कि जो हमारा फ्यूज होता है वह वॉशिंग मशीन में कहाँ पे लगा होता है। तो वॉशिंग मशीन का जो मेन लीड होता है उस मेन लीड के फेज वायर के सीरीज में जो हमारा फ्यूज होता है वो लगा होता है। आपको बता दें तो किसी किसी वॉशिंग मशीन में ये लगा होता है तो किसी किसी वॉशिंग मशीन में ये नहीं भी लगा होता है। एक बार हम और आपको वॉशिंग मशीन के निष्पक्ष में बता दें तो वॉशिंग मशीन में अगर मान लीजिए कि मोटर में कोई समस्या आती है, जैसे मोटर ओवरलोड हो गया, ज़्यादा एम्पियर करंट लेने लगा, या फिर मोटर शॉर्ट हो गया, या फिर न्यूट्रल फेज आपस में शॉर्ट हो गए, तो उस दशा में जो हमारा फ्यूज होगा यह सर्किट को ब्रेक कर देगा, यानी कि परिपथ को भंग कर देगा, यानी कि सप्लाई को आगे नहीं जाने देगा, जिससे और भी ज़्यादा नुकसान होने की जो संभावना होती है वो संभावनाएं टल जाती हैं। तो इस तरह से जो हमारा फ्यूज होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि फ्यूज कहाँ पे लगाया जाता है और क्यों लगाया जाता है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं वॉश टाइमर के बारे में। वॉश टाइमर क्या होता है? तो जो हमारा वॉश टाइमर है वह एक प्रकार की टाइमर स्विच होती है। जैसे आप पहले बच्चों वाली गाड़ी को देखे होंगे, उसमें चाबी आप भर देते थे तो कुछ दूर तक गाड़ी चल करके रुक जाती थी। उसी प्रकार से जो हमारी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है उसमें एक टाइमर स्विच होती है जिसको हम बोलते हैं वॉश टाइमर। और ये जो हमारी वॉश टाइमर है यह एक प्रकार की टाइमर स्विच है जिसका कार्य वॉशिंग मशीन में उपस्थित वॉश मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग पर बारी बारी से निर्धारित समय तक सप्लाई भेजना होता है। अब निर्धारित समय तक हमने क्यों बोला? क्योंकि जो हमारा वॉश टाइमर होता है इसमें टाइमिंग लिखी रहती है। यहाँ पर 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30 या 35 भी हो सकता है। इस प्रकार से जो हमारा वॉश टाइमर होता है उसके पैनल पे ये नंबर लिखे रहते हैं। ये नंबर मिनट को प्रदर्शित करते हैं कि जो हमारा वॉश टाइमर है वह कितने मिनट का है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो हमारा वॉश मोटर होता है यह दोनों दिशाओं में कैसे घूम जाता है। तो जो हमारा वॉश मोटर होता है इस वॉश मोटर के एक कॉमन वाले तार होते हैं और बाकी 2 तार जो निकले होते हैं वो रनिंग स्टार्टिंग के तार निकले होते हैं। तो हम मान लेते हैं कि कॉमन वाले तार पे हमने न्यूट्रल की सप्लाई जोड़ दिया कहीं से भी ला करके, तो जो हमारी फेज की सप्लाई होगी वह फेज की सप्लाई इस टाइमर के थ्रू आएगी। और टाइमर से 2 वायर आते हैं इस वॉश मोटर के लिए। एक तार लग जाता है जो हमारा वॉश मोटर होता है उसके रनिंग वाइंडिंग में और जो दूसरा तार होता है उसके स्टार्टिंग वाइंडिंग में लग जाता है।
और बाकी यहाँ पर कैपेसिटर अपना काम करता है झटका देने का। तो ये कैपेसिटर का जो दोनों तार होता है रनिंग स्टार्टिंग में जोड़ दिया जाता है। अभी हम सेक्शन की बात कर रहे हैं वाश वाले की, अभी हम स्पिन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल में आप इसको समझिएगा कि जो हमारा वाश टाइमर होता है, अगर इसकी नोब को घुमा करके हम 10 पे 15 पे या 20 पे या 30 पे कर दें तो उस दशा में ये जो हमारा टाइमर होगा ये इन दोनों वायरों में बारी बारी से सप्लाई भेजता रहेगा हमारे वाश मोटर के ऊपर, जिससे जो हमारा वाश मोटर होता है रनिंग पर आने में मान लीजिए कि सीधे घूम जाएगा, तो स्टार्टिंग पर सप्लाई आने में मान लीजिए उल्टे घूम जाएगा। तो इसका मतलब कि जो हमारा वाश टाइमर होता है यही इस मोटर को दोनों दिशाओं में घुमाने का कार्य करता है। ये क्वालिटी वाश मोटर में नहीं है कि ये दोनों दिशाओं में घूमे, ये क्वालिटी हमारे वाश टाइमर में है कि यह मोटर को दोनों दिशाओं में घुमा पाता है। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि जो हमारा वाश टाइमर होता है वह क्या काम करता है। तो वाश टाइमर वाश मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग पर बारी बारी सप्लाई भेजता है, जिससे ये मोटर हमारा दोनों दिशाओं में घूमता रहता है। अब बात ये आती है कि अगर हम इसको 5 पे सेट कर दें, यानी कि 5 मिनट पे सेट कर दें तो क्या होगा। तो अगर हम इसको 5 मिनट पे सेट कर देंगे इसकी नोब को घुमा करके, तो उस दशा में यह 5 मिनट तक रनिंग स्टार्टिंग रनिंग स्टार्टिंग रनिंग स्टार्टिंग इस तरह से सप्लाई मोटर को भेजता रहेगा और ये मोटर 5 मिनट तक इसी प्रकार से चलता रहेगा। और जब 5 मिनट कंप्लीट हो जाएगा तो ये 5 पे नहीं रह जाएगा, ये धीरे धीरे 0 की तरफ जाने का प्रयास करता है और 0 की तरफ चला जाता है। कब 0 तक जाएगा, जब आपने 5 पे सेट किया तो ये 5 मिनट बाद 0 पे मिलेगा आपको, यानी कि 5 मिनट बाद जब इस टाइमर को आप देखेंगे तो वो आपको 0 पे मिलेगा। यानी कि यह मूव भी करता रहता है, पीछे की तरफ ये घूमता भी रहता है और जब 0 आता है तो उस टाइम पे ये टाइमर क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। और जब ये ऑफ हो जाता है तो ये रनिंग स्टार्टिंग वाले जो तार हैं इस पे सप्लाई आना बंद हो जाती है और मोटर हमारा बंद हो जाता है, रुक जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारा वाश टाइमर होता है उसका काम होता है। अब ये जो हमारा वाश टाइमर होता है ये कई टाइप के आते हैं, वायरों के हिसाब से कई प्रकार के आते हैं और नोब के हिसाब से भी कई प्रकार के आते हैं। तो यहाँ पर हम जब इसके बारे में चर्चा करेंगे, वाश टाइमर के बारे में पूरा विस्तार से सभी पार्टों का एक एक वीडियो बनेगा, जितने भी पार्ट होते हैं सभी पार्टों का एक एक वीडियो बनेगा। जैसे 3 तारा वाला टाइमर एक वीडियो, 4 तारा वाला टाइमर, डबल नोब वाला टाइमर एक वीडियो, इस तरह से हम वीडियो आपको बना करके बताएंगे। तो फिलहाल में आप इतना ही समझिएगा कि जो हमारा वाश टाइमर है वह एक प्रकार की टाइमर स्विच है जो वाश मोटर को दोनों दिशाओं में एक निर्धारित समय तक घुमाने का कार्य करता है। तो आई होप आपको यहाँ पर वाश टाइमर के बारे में समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं वाश सेलेक्टर के बारे में। ये जो हमारा वाश सेलेक्टर है यह भी एक प्रकार की स्विच होती है जो कि वाश टाइमर की एक सहायक स्विच होती है। जो हमारा वाश टाइमर होता है, कुछ ऐसे वाश टाइमर होते हैं जिनमें से 2 एक्स्ट्रा तार या 3 एक्स्ट्रा तार या 4 एक्स्ट्रा तार निकले होते हैं, जिनके माध्यम से जो हमारा वाश सेलेक्टर स्विच होता है वो जोड़ा जाता है। और जब हमारा वाश सेलेक्टर स्विच जोड़ा जाएगा तो जो हमारा पल्सर के चलने का मोड होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा हम इस बात को समझाना चाहते हैं आपको। जैसे यहाँ पर एक स्विच लगा दिया गया, मान लेते हैं यही हमारी जो स्विच है यह वाश सेलेक्टर स्विच है, यह वाश सेलेक्टर स्विच है। अब ये जो हमारा वाश टाइमर है ये इस मोटर को दोनों दिशाओं में घुमाने का कार्य कर रहा है। जब ये दोनों दिशाओं में घुमाने का कार्य कर रहा है तो यह इसकी एक निश्चित सीमा भी होगी कि यह रनिंग वाले तार पे कितने समय तक सप्लाई भेजेगा और स्टार्टिंग वाले तार पर कितने समय तक सप्लाई भेजेगा। रनिंग वाले पर जितने समय तक भेजेगा, अगर ये इसकी दिशा राइट साइड है तो राइट साइड में ये उतने समय तक घूमेगा, अगर लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड में उतने समय तक घूमेगा। इसी प्रकार से स्टार्टिंग वाइंडिंग पर जब सप्लाई आएगी तो उस स्टार्टिंग वाइंडिंग पर सप्लाई के अनुसार ये घूमेगा। तो कुल मिला के बात ये है कि जो हमारे इन दोनों तारों पे सप्लाई आ रही है वो कितनी कितनी देर के लिए आ रही है, जिससे हमारा मोटर कितना चक्कर मार रहा है, कितना आरपीएम घूम रहा है। तो वहां पर क्या होता है कि अगर मान लीजिए नॉर्मल हमारा वाश टाइमर है तो इसके हिसाब से अगर हम समझें तो मान के चलते हैं 3 सेकेंड अगर सप्लाई आ रही है हमारे रनिंग वाइंडिंग पे तो 3 सेकेंड ही स्टार्टिंग वाइंडिंग पे भी सप्लाई आएगी। यानी कि जो हमारा पल्सर है वह 3 सेकेंड राइट में घूम रहा है और 3 सेकेंड लेफ्ट में घूम रहा है।
लेकिन कभी कभी आप वॉशिंग मशीन में ये भी देखे होंगे कि जो हमारा पल्स्टर है वो 3 सेकंड नहीं बल्कि 5 सेकंड या 7 सेकंड के लिए राइट साइड में घूम रहा है और 7 सेकंड के लिए लेफ्ट में घूम रहा है। तो उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन होता है वॉश सेलेक्टर स्विच लगाया गया होगा उसमें, जिसकी वजह से ये घूमता है। अब थोड़ा सा समझ लीजिएगा, जो हमारा वॉश टाइमर होता है, इस वॉश टाइमर के मोड को चेंज करने के लिए वॉश सेलेक्टर स्विच लगाया जाता है। तो कुछ में लगाया जाता है, कुछ में नहीं भी लगाया जाता है। जब हम इसके बारे में विधिवत चर्चा करेंगे तब आपको बताएंगे कि किस वॉश टाइमर के साथ सेलेक्टर स्विच लगाया जाएगा, किसके साथ नहीं लगाया जाएगा। तो इस वॉश सेलेक्टर स्विच के उपयोग से क्या होता है, जैसे ये पल्सर हमारा 3 सेकंड राइट 3 सेकंड लेफ्ट में घूम रहा है, तो अगर हम वॉश सेलेक्टर स्विच को घुमा करके दूसरे मोड पे सेलेक्ट करेंगे तो उस दशा में ये हो सकता है कि जो हमारा पल्सर के घूमने का टाइमिंग है वो 5 सेकंड लेफ्ट और 5 सेकंड राइट हो जाए। इस तरह से जब आप इस वॉश सेलेक्टर स्विच को देखेंगे तो पैनल पे लिखा हुआ मिलेगा नॉर्मल, जेंटल, हैवी, डेलिकेट, इस तरह से सभी वॉश का जो मोड होता है वो लिखा रहता है। तो इस हिसाब से अगर आप नॉर्मल पे करते हैं तो हम मान के चलते हैं 3 सेकंड राइट 3 सेकंड लेफ्ट में घूम रहा है। अगर हम इसको जेंटल पे कर देते हैं तो उस दशा में टाइमर का मोड चेंज हो गया। टाइमर का मोड चेंज होने की वजह से जो हमारा मोटर होगा वो 5 सेकंड लेफ्ट और 5 सेकंड राइट में घूमेगा। उसी प्रकार से अगर हम हैवी पे कर देंगे तो जो हमारा टाइमर होगा उस टाइमर का मोड और भी चेंज हो जाएगा, और जब वो और चेंज होगा तो हो सकता है 7 सेकंड लेफ्ट और 7 सेकंड राइट में घूमे। ये आपको सिर्फ समझाने का मतलब यही है कि वॉश सेलेक्टर स्विच को अगर आप सेलेक्ट करेंगे अलग अलग मोड पे तो जो हमारा वॉश टाइमर होगा उसका मोड चेंज हो जाएगा। तो जब मोड चेंज होगा सप्लाई भेजने का तरीका चेंज होगा, सप्लाई अधिक टाइम तक आएगी, सप्लाई कम टाइम तक आएगी, सप्लाई मीडियम टाइम तक आएगी। तो इस प्रकार से जो हमारा ये दोनों वायर हैं इनमें जितने जितने देर तक सप्लाई आएगी उतने देर के हिसाब से जो हमारा वॉश मोटर होता है ये घूमता है। तो आई होप आपको यहाँ पर वॉश सेलेक्टर स्विच के बारे में समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं भी समझ में आया है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब इसकी डिटेल वीडियो बनेगी तो आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से एक एक चीज़ समझ में आने वाला है। तो आई होप आपको यहाँ पर वॉश सेलेक्टर स्विच के बारे में कुछ चीज़ें ज़रूर समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर हम आगे बात कर लेते हैं। तो जो हमारा अगला पॉइंट्स है वो है वॉश मोटर। अभी जो हमारा वॉश मोटर होता है, जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि जो हमारे सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में मोटर लगाया जाता है और कपड़े धुलने का काम करता है, उस मोटर को हम वॉश मोटर कह सकते हैं। तो वॉश मोटर कैसे कपड़े को धुलता है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जब ये जो हमारा वॉश टाइमर होगा इसको हम ऑन करेंगे तो उस दशा में मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग पर बारी बारी से सप्लाई पहुंचेगी, जिससे ये मोटर घूमेगा। और जब ये मोटर घूमता है तो यहाँ पर एक पुल्ली लगी होती है और उस पुल्ली से एक बेल्ट चढ़ा करके गियर बॉक्स जो होता है उस गियर बॉक्स की पुल्ली पर ये बेल्ट चढ़ा दिया जाता है। और जब गियर बॉक्स की पुल्ली पर बेल्ट चढ़ा दिया जाता है तो गियर बॉक्स की पुल्ली गियर बॉक्स के अंदर मैकेनिज्म को घुमाती है, और जिसके घुमाने की वजह से जो हमारा पल्स्टर का बुश होता है उस पे गियर बॉक्स का शाफ्ट जाकर के लगा होता है। तो उस दशा में हमारा पल्स्टर घूमता है, और जब ये पल्स्टर दोनों दिशाओं में मूव करेगा तो उस दशा में इस वॉश टब में उपस्थित कपड़ा, पानी और डिटर्जेंट पाउडर आपस में घर्षण करते हुए कपड़े को साफ कर देंगे या कपड़े को धुल देंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा कपड़ा धुलने का प्रोसेस होता है वो होता है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा वॉश मोटर होता है इस वॉश मोटर से कितने वायर निकलते हैं। तो जो हमारा वॉश मोटर होता है इस वॉश मोटर से 3 वायर निकले होते हैं, जिसे कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग के नाम से जाना जाता है। कॉमन वाले वायर में सप्लाई डायरेक्ट दे दी जाती है, सप्लाई का एक वायर डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है, जबकि रनिंग और स्टार्टिंग वाले वायर में कैपेसिटर के 2 तार जोड़ते हुए वॉश टाइमर से आए हुए दोनों तारों को उसी रनिंग स्टार्टिंग वाले वाइंडिंग के साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे ये हमारा मोटर आसान तरीके से दोनों दिशाओं में घूम करके कपड़े को धुलने का कार्य करता है। तो आई होप आपको यहाँ पर वॉश मोटर के बारे में समझ में आ गया होगा। एक बात और है कि जो हमारा वॉश मोटर होता है वह किसी भी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में स्पिन मोटर की अपेक्षा ज़्यादा क्षमता का होता है, ज़्यादा वाट का होता है। तो इस तरह से आप समझ पाए होंगे कि जो हमारा वॉश मोटर होता है वो क्या काम करता है। अब हम अगले पॉइंट्स के बारे में बात कर ले तो जो हमारा अगला पॉइंट है वो है कैपेसिटर। तो जो हमारी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है उसमें रनिंग कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है।
ये जो रनिंग कैपेसिटर होता है इसमें से 4 वायर निकले हुए हो सकते हैं और ये जो 4 वायर होते हैं इन चारों वायरों में से 2-2 वायरों की क्षमता अलग अलग होती है। 2 वायर ज़्यादा MFD पावर के होते हैं और 2 वायर कम MFD पावर के होते हैं। तो एक सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कैपेसिटर से निकला हुआ जो 2 वायर ज़्यादा MFD पावर का होता है उसे वॉश मोटर के रनिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग पर जोड़ा जाता है, और जबकि जो हमारे रनिंग कैपेसिटर का 2 वायर कम MFD पावर का होता है उन दोनों वायरों को स्पिन मोटर के रनिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ जोड़ा जाता है। तो आई होप आपको यहाँ पर कैपेसिटर के बारे में भी समझ में आ गया होगा। अभी तक जो हमने कैपेसिटर देखा हुआ फील्ड में वो 3 माइक्रोफैरड से लेकर के 15 माइक्रोफैरड तक देखा हुआ है। तो अगर आप इससे ज़्यादा देखे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लग सकता है कोई समस्या नहीं है, एडवांस टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो कहीं भी कोई भी लग सकता है, लेकिन आपको एक मेन उद्देश्य समझना है कैपेसिटर का काम क्या होता है। तो कैपेसिटर का काम ये होता है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के दोनों मोटरों को झटका देकर स्टार्ट करके लगातार चलाना, ये हमारे रनिंग कैपेसिटर का काम होता है। तो आई होप आपको यहाँ पर रनिंग कैपेसिटर के बारे में समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बजर के बारे में। तो बजर क्या है? यह एक प्रकार का स्पीकर होता है जो हमको ध्वनि संकेत प्रदान करता है कि वॉशिंग मशीन के वॉश टब में कपड़ा धुल चुका है। अब ये कैसे काम करता है इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं। तो जो हमारा बजर होता है वो बजर का कनेक्शन किया जाता है वॉश टाइमर के साथ। कुछ एडवांस वायर वाले जो वॉश टाइमर होते हैं उन्हीं के साथ बजर का कनेक्शन किया जाता है। 3 वायर वाले वॉश टाइमर के साथ बजर का कनेक्शन नहीं हो पाता है, बाकी सभी के साथ हो जाएगा। हम आगे जब चर्चा करेंगे इसके बारे में तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि बजर वगैरह कैसे कार्य करता है। तो फिलहाल में हम थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें तो जो हमारा वॉश टाइमर होता है, वॉश टाइमर में एक छोटा सा वायर निकला होता है जो कि बजर के लिए निकला होता है। तो जब हमारे वॉश टाइमर का जो टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगा, 0 पे वो पहुंचने वाला रहेगा, उस दशा में 30 सेकेंड पहले ही बजर को टाइमर के द्वारा सप्लाई भेज दी जाएगी, जिससे जो हमारा बजर होगा वो बजने लगेगा। और जब बजर बजेगा तो घर का कोई व्यक्ति इस बजर की आवाज़ को सुनेगा और सुनते ही वो जाएगा तो वॉशिंग मशीन के वॉश टब में कपड़े धुल चुके होंगे, उस कपड़े को निकाल करके वो सुखाने के लिए या फिर खंगालने के लिए स्पिन टब में डालेगा और उसके बाद खंगालेगा या सुखाएगा। तो जो हमारा बजर होता है उसका कार्य होता है वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल जाने के बाद व्यक्ति को ध्वनि संकेत देना, जिससे व्यक्ति कपड़े को निकाल करके स्पिन ड्रम में डाले, उसको खंगाले या सुखाए। तो इस तरह से जो हमारा बजर होता है वो कार्य करता है। ये भी 230 वोल्ट AC सप्लाई से कार्य करता है, जैसा कि आप सभी लोग वॉशिंग मशीन में देखे होंगे। नहीं भी देखे होंगे कोई समस्या नहीं है, हम आपको चित्र के जरिए भी समझाते रहेंगे, आप यहाँ पर चित्र के जरिए भी समझ सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्पिन टाइमर के बारे में। तो जो हमारा स्पिन टाइमर होता है, जैसे हमारा वॉश टाइमर होता है ना, सेम उसी प्रकार से स्पिन टाइमर भी होता है। लेकिन स्पिन टाइमर भी एक प्रकार की टाइमर स्विच है जिसका प्रयोग स्पिन मोटर को एक निर्धारित समय तक चलाने के लिए किया जाता है। अब जो हमारा स्पिन टाइमर होता है वो सभी वॉशिंग मशीनों में एक ही जैसा होता है, यानी कि 2 वायर उसमें से निकले रहते हैं। एक तार से सप्लाई को इन कराया जाता है, दूसरे से आउट कराया जाता है। वही हमारा होता है स्पिन टाइमर, जैसा कि आप चित्र में भी देख पा रहे होंगे। तो स्पिन टाइमर का काम होता है स्पिन मोटर को एक निर्धारित समय तक एक ही दिशा में चलाना, यानी कि स्पिन टाइमर से एक तार निकल करके जाता है जो सेफ्टी स्विच के माध्यम से होते हुए स्पिन मोटर के रनिंग वाइंडिंग पर लग जाता है, जिससे हमारा मोटर एक ही दिशा में तेजी से घूमता है और कपड़े सूख जाते हैं या खंगाले जाते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा स्पिन टाइमर होता है इसका काम होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेफ्टी स्विच या डोर स्विच के बारे में। तो जो हमारी सेफ्टी स्विच या डोर स्विच होती है ये हमारे स्पिन टब के ढक्कन के साथ लगाया जाता है। तो जो हमारा स्पिन टब का ढक्कन होता है उसके साथ ये सेफ्टी स्विच या डोर स्विच क्यों लगाया जाता है, थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। जब ये ढक्कन होता है हमारा स्पिन टब का, उस स्पिन टब के ढक्कन के नीचे जो हमारा स्पिन ड्रम होता है वो तेजी से घूम रहा होता है, वो तेजी से घूम करके कपड़े को सुखा रहा होता है। तब तक अगर मान लीजिए कोई बच्चा जाकर के इस टब के ढक्कन को उठा दे और उठाने के बाद इसमें हाथ डाल दे और ये ड्रम हमारा तेजी से घूम रहा है, तो उस बच्चे का हाथ टूट सकता है या फिर किसी व्यक्ति का भी हाथ उसमें टूट सकता है, क्योंकि ये बहुत ही तेजी से घूमता है। तो जो हमारी सेफ्टी स्विच होती है वो क्या करती है, जब हम ढक्कन को उठाते हैं
उस दशा में इसी ढक्कन के साथ ऑपरेट होने वाली स्विच लगाई जाती है, जिसको सेफ्टी स्विच या डोर स्विच कहा जाता है। ढक्कन को उठाते ही उस सेफ्टी स्विच से मोटर तक कनेक्शन जाता है और वो मोटर का कनेक्शन कट जाता है। जो हमारा स्पिन टाइमर होता है, स्पिन टाइमर से जो आउट होता है वायर, वो सेफ्टी स्विच में जुड़ता है और सेफ्टी स्विच से जब आउट होता है तो स्पिन मोटर में जुड़ता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सेफ्टी स्विच या डोर स्विच का कनेक्शन स्पिन टाइमर के आउटपुट तथा स्पिन मोटर के सीरीज में किया जाता है। तो इस तरह से सीरीज में कनेक्शन होता है। टाइमर मान लेते हैं चालू ही है और ये ड्रम हमारा घूम रहा है तेजी से, उस दशा में कोई भी आया और ढक्कन को उठा दिया और ढक्कन को उठाया और ये ड्रम घूम ही रहा है, तो इसमें अगर हाथ डाल देगा गलती से भी तो हाथ उसका टूट जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही तेजी से वर्क करता है, बहुत ही तेजी से हमारा ड्रम चलता है। तो जैसे हम ढक्कन को उठाते हैं वैसे ही स्पिन मोटर पर जाने वाली सप्लाई बंद हो जाए, इसके लिए हमारा सेफ्टी स्विच लगाया जाता है या डोर स्विच लगाया जाता है। सप्लाई तो बंद हो जाती है, लेकिन इसके रोटेशन मोशन को, यानी कि जो वृत्ताकार गति हो रही है, उस गति को कौन रोकेगा? तो उस गति के लिए हमने मैकेनिकल सिस्टम में चर्चा किया हुआ था ब्रेक के बारे में। तो स्पिन मोटर ब्रेक शू जो होता है, इस ढक्कन के उठाने से ब्रेक डिस्क को पकड़ लेता है और जिसकी वजह से जो हमारे मोटर की गति होती है वो गति रुक जाती है और गति के रुक जाने की वजह से जो हमारा ये ड्रम होगा वो रुका हुआ दिखाई देगा। ढक्कन को उठाएंगे तो ये रुका हुआ दिखाई देगा, ढक्कन को बंद करेंगे तो ये चलता हुआ दिखाई आपको दे सकता है। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि सेफ्टी स्विच या डोर स्विच क्या होता है। बस एक छोटी सी स्विच होती है जिसमें 2 पिन बनी होती है। टाइमर के आउटपुट से जो सप्लाई आएगी वो सेफ्टी स्विच में आएगी और सेफ्टी स्विच से होते हुए जो हमारा स्पिन मोटर होगा उस स्पिन मोटर में ये सप्लाई लग जाती है। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि जो हमारा टाइमर से सप्लाई सेफ्टी स्विच में आती है, सेफ्टी स्विच से होकर के तब स्पिन मोटर में जाती है, तो कैसे ये काम करता होगा। तो आई होप आपको यहाँ पर सेफ्टी स्विच और डोर स्विच के बारे में समझ में आ गया होगा। कुछ लोग इसको सेफ्टी स्विच तो कुछ लोग इसको डोर स्विच के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम अगले पार्ट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जो हमारा अगला पार्ट है वो है स्पिन मोटर। अब सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में जिस मोटर के द्वारा स्पिन ड्रम को घुमा करके कपड़े को सुखाया जाता है उस मोटर को हम बोलते हैं स्पिन मोटर। अभी जो हमारा स्पिन मोटर होता है ये बिल्कुल वॉश मोटर की तरह ही दिखाई देता है, लेकिन कुछ अंतर जरूर होते हैं जिसके बारे में आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जो हमारा स्पिन मोटर होता है, इस स्पिन मोटर से भी 3 तार निकलते हैं। ये भी 230 वोल्ट एसी सप्लाई से कार्य करता है। इसके जो 3 तार निकलते हैं वो भी कॉमन रनिंग स्टार्टिंग के नाम से ही जाने जाते हैं। इस मोटर के साथ भी रनिंग कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है और इस मोटर में भी टाइमर के थ्रू सप्लाई दी जाती है। तो जो हमारा स्पिन टाइमर होता है वो स्पिन मोटर को चलाता है और जो हमारा वॉश टाइमर होता है वो वॉश मोटर को चलाता है। तो आई होप आपको यहाँ पर सभी पार्ट्स के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आई होप आपको यहाँ पर बताई गई सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे की वीडियो में इसको लिखवाने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जा रही है, तो फिलहाल में आपको इस वीडियो में कुछ लिख लेना है। ऊपर में हेडिंग डालिएगा वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग कोर्स डे 11 यानी कि 11वां दिन, और उसके बाद नीचे से आपको लिखना है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंतर्गत आने वाले सभी भागों का विवरण। ये आपको हेडिंग डाल लेना है और ये हेडिंग डालने के बाद इन 9 पार्टों को नोट कर लेना है, 9 पार्टों को लिख लेना है। पहला है फ्यूज, दूसरा है वॉश टाइमर, तीसरा है वॉश सेलेक्टर, चौथा है वॉश मोटर, पांचवा है कैपेसिटर और छठवां है बजर, सातवां है स्पिन टाइमर, आठवां है सेफ्टी स्विच या डोर स्विच, 9वां है स्पिन मोटर। तो इस तरह से सभी पॉइंट्स को आपको नोट कर लेना है। अगली वीडियो में हम इसको विस्तार से लिखवाएंगे। तो आई होप आपको यहाँ पर बताई गई सारी चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।